सो उदय स्कीम वैसे तो काफी पहले आई थी, लेकिन इसकी वजह से अभी तक जो अब आपके स्टेट्स हैं, स्टेट्स को उस समय पैसा दिया था तो अभी तक उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको इसको लॉन्च किया था। ठीक है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन 4-5 साल पुराने पूछ लिए जाते हैं। स्कीम तो आपको 4-5 साल पुरानी वाली बार बार रिपीट होती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे थोड़ा स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया था इसको। दो चीजों में कंफ्यूजन रहता है, एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर जिनको लॉन्च करती है, और एक दूसरी इसी में मिनिस्ट्री बनाई गई है, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो भी आपकी नई स्कीम्स आती है इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए, ठीक है, वो सारी MNRE आपकी लॉन्च करती है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी चीजें। और जो आपकी पुराना है, जो आपका, ठीक है, पहले से कन्वेंशनल जो एनर्जी है, कन्वेंशनल एनर्जी से रिलेटेड जितनी स्कीम्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च करती है। तो इसने काफी स्कीम्स लॉन्च करी है, एक आध हम पढ़ेंगे, बाकी तो आपने करंट अफेयर्स के लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया था 2015 में, नवंबर 2015। पता तो है उदय स्कीम क्या थी, जो डिस्कॉम्स थे उनका आपको लोन लेना था, डिस्कॉम्स को फ्री कर देना था। तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट था जिसने ज्वाइन किया था स्कीम को। ठीक है, अब डेट कैसे कंपनसेट करना था, 2015-16 के लिए जो भी डिस्कॉम्स पे जितना भी लोन है उसका 50% स्टेट्स को ले लेता था। ठीक है, 50% 2015-16 में। ठीक है, और अगले साल जितना उन पे डेट है उसका 25% कंपनसेट करना है। आप सोचो, पहले साल 50% का कर रहा है और दूसरे साल 25% कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट स्टेट्स को इनको देना पड़ा, मतलब इनका जो लोन था वो स्टेट्स को चुकाना पड़ा। तो स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, पेपर में डायरेक्टली आपसे उदय स्कीम नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है, प्रीलिम्स में तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। पेपर में आपसे फिस्कल डेफिसिट क्यों बढ़ता है स्टेट्स का वो पूछेगा, तो उसमें ये उदय स्कीम एक फीचर है उसका। ठीक है, और ये किस लिए थी स्कीम, टू रेस्क्यू दी लॉस मेकिंग डिस्कॉम्स, क्योंकि अगर वो डूब गई तो फिर आपके घर तक बिजली कौन पहुंचाएगा। ठीक है, उनके डेट को आपने रीअरेंज किया। रीअरेंज कैसे किया, स्टेट्स ने पैसा दिया ताकि वो आपकी सरवाइव कर सके। ठीक है, एक तरह से रिकैपिटलाइजेशन ही कर रहे हो आप। इसको कहते हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग, हमने पढ़ा भी है एनपीए में, इसको डेट रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपने पैसा दिया ये आपको मिलेगा नहीं, आपको सेंटर देगा पैसा, सेंटर आपको कंपनसेट करेगा आगे जाके। और सेंटर बाद में ये जब आपकी उसमें आएगी प्रॉफिट में तो इनसे भी कवर कर लेगा। लेकिन अब वो ऐसा होता नहीं है जनरली, ये सब आपका पॉलिटिक्स चलती है। ठीक है, ये ऊपर पैसा पहुंचा देते हैं तो फिर चलता रहता है। तो हमको इतना पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ पता होना चाहिए स्कीम क्या थी और क्यों थी। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे स्कीम के, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ डिस्कॉम्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, पैसा होगा तभी ऑपरेशन अच्छे से चला पाएंगे, नहीं तो कहीं पे आपकी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो आपकी केबलिंग कहीं पे नहीं है। ठीक है, कहीं पे इनको पोल लगाने इनके पास पैसा नहीं है, अंडरग्राउंड केबलिंग लगानी है पैसा नहीं है, तो फिर कहाँ, जहाँ पे अगर वो नहीं होगी केबलिंग प्रॉपर, ठीक है, तो हमेशा क्या रहेगा, लाइट का प्रॉब्लम रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। इनके पास पैसा रहेगा तो ये पावर थोड़ी सस्ती बेच पाएंगे। लोन की वजह से तो ये क्या है, अपनी पावर महंगी रखते थे क्योंकि इनको बैंक्स को भी चुकाना है। ठीक है, इनका इंटरेस्ट बर्डन कम हो गया क्योंकि 50% लोन उसने स्टेट से चुका दिया। और लास्ट में फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एनफोर्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब अब जो इनके पास पैसा रहेगा उसको ये
जुडिशियसली स्पेंड कर सकते हो। पहले तो इनके पास कुछ था ही नहीं, अब कम से कम कुछ कैपिटल आ गया, क्योंकि बाकी स्टेट्स ने लोन दे दिया तो कुछ कैपिटल इनके पास बचेगा। तो आगे ये ऐसा इस तरह से काम करेंगे कि आगे ये लॉस में ना जाए। ठीक है, तो ये अच्छी अच्छी बातें हो गई कि भाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज करना था, कॉस्ट ऑफ पावर कम करना था, इंटरेस्ट बर्डन को कम करना था, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ाना था। ठीक है, अब क्या और क्या इसके मतलब प्रोज क्या है, क्या फायदे हैं इसके? तो इसके फायदे थे, पहला तो जो स्ट्रेस है वो खत्म कर दिया इसने। बिल्कुल सही है, आपका अगर मैं 50% लोन चुका दूं, आप पे 10 लाख का लोन है और आपका मैं आधा लोन चुका दूं, 5 लाख मैं चुका दूं, तो आपको काफी आप रिलीव कर हो जाओगे, स्ट्रेस आपका काफी कम हो जाएगा। ठीक है, और 5 लाख भी मैंने आपको बोला कि ये बाद में जब तुम्हारे पास हो तब चुका दे, तो आप और ज्यादा रिलीव हो गए, आपका स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, फिर आप आगे कुछ काम कर सकते हो। ठीक है, अब 5 लाख आपको कम चुकाने हैं, तो आपके पास जो पैसा होगा, थोड़ा भी एक्स्ट्रा पैसा कमाओगे, उससे आप कुछ नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो उनका स्ट्रेस खत्म कर दिया, तो वो पावर और खरीद सकते थे। पहले तो उनके पास पैसा ही नहीं था, तो वो आगे से पावर नहीं खरीद पाते थे। तो जब तक पावर नहीं खरीद पाएंगे, आगे कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? दूसरा, उनके बैड लोन्स खत्म कर दिए आपने, बैंक्स के। बैंक्स को पैसा मिल गया, बैंक्स के बैड लोन्स खत्म हो गए। साथ में जैसे ही आपकी पावर कंपनीज को पैसा मिलेगा, इनको आपकी डिस्कॉम्स को, डिस्कॉम्स का पैसा बचेगा, तो वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे मतलब केबलिंग अच्छे से कर पाएंगे, पोल्स वगैरह अच्छे से लगा पाएंगे, मीटर वगैरह अच्छे लगा पाएंगे, स्मार्ट मीटर वगैरह। तो उससे क्या होगा, आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मतलब खत्म तो नहीं हो सकता। मतलब जहाँ पे बिजली पहुंचानी है वहां पे पहुंच जाएगी। ठीक है, और मीटर की रीडिंग वगैरह भी आपकी ठीक आएगी, स्मार्ट मीटर लगा दी जाएगी। तो ये आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस उसकी वजह से कम होंगे। ठीक है, तो ये आपके प्रोस एडवांटेजेस। ठीक है, अब कॉन्स क्या है इसके? तो कॉन्स तो आपको पता ही है, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला तो स्टेट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, देखो स्कीम तो अच्छी है, स्कीम जितनी आप लेके आओगे, अगर स्कीम में आप पैसा दे रहे हो, किसी को भी पैसा दे रहे हो, भले से आप फार्मर को पैसा दो, भले से मुझे दो, भले से आपको दे, फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ना ही बढ़ना। अब स्टेट को बोला आपने कि आप दो, तो स्टेट का बढ़ेगा। अगर सेंटर दे रहा होगा तो सेंटर का बढ़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पे एक बात चलती है, एक स्कीम की बार बार, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। कि भाई सबको कुछ मिनिमम आप अमाउंट दे दो हर महीने। जैसे मान लो आप, हम मान लेते हैं जैसे यहाँ पे आपके कुछ जगह पे चलता भी है, फिनलैंड स्विट्जरलैंड कुछ जगह पे शुरू भी किया था। जैसे स्विट्जरलैंड वालों ने तो मना कर दिया था कि हमें नहीं चाहिए खैरात का पैसा। मान लो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने बोला, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में उसने डिस्कशन किया। चलो मान लो मैं 10,000 रुपए हर बंदे को हर महीने के दे देता हूँ। मतलब मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, ना अंबानी में डिफरेंशिएट करूंगा, ना आप में, ना एक गरीब जो आपका है लेबरर उसमें डिफरेंशिएट करूंगा। सबको, मतलब सबको, सबको आप 10-10 हजार रुपए दे दो। क्या पॉसिबल है देना? नहीं। फिस्कल डेफिसिट कितना हाई हो जाएगा। और क्या मुकेश अंबानी को 10,000 की जरूरत है? नहीं। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम लगता तो अच्छा है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एक बात तो इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। आप इसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, जैसे हमने काफी चीजें इम्प्लीमेंट कर तो रखी है, जैसे फूड सब्सिडी है, 67% पॉपुलेशन को देते हैं। मनरेगा हमने चलाया हुआ है। अभी पीएम किसान में हम किसानों को पैसा दे रहे हैं। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम में तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, आप सबको 10-10 हजार रुपए तो नहीं दे सकते, क्योंकि एक तो आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जो अमीर देश है वो तो दे सकते हैं,
दूसरी बात क्या है, अगर आप इतना पैसा दे भी दोगे तो फिर आप फिस्कल डेफिसिट का क्या करोगे, इतना हाई आपका फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। तीसरी बात, फिर डिफरेंशिएट ही नहीं हो रहा है अमीर में और गरीब में, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, जो आपका पुअर में और रिच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, जबकि फॉरेन कंट्री जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट की गई है वहां पे इतना नहीं है, और उनके पास रिसोर्सेज है कमाने के, हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है। टैक्स में पैसा कमा रहे हैं, आप यहाँ पे दे दोगे। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाई तो जा सकती है इंडिया में, ऐसा नहीं ला जा सकती, लेकिन टारगेटेड होगी वो, दैट विल बी टारगेटेड। जैसे आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा पीडीएस, वो टारगेटेड है, मतलब आप 67% पॉपुलेशन को टारगेट कर दो। यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल पीडीएस नहीं है। यूनिवर्सल पीडीएस तो क्या होता है, जब 100% को आप कवर करते हो। तो क्या जो अमीर लोग हैं उनको क्या सरकार के 2 रुपए 3 किलो 1 रुपए किलो अनाज की जरूरत नहीं। तो यूनिवर्सल पीडीएस यूनिवर्सल जैसी चीजें इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, इंडिया में इंप्लीमेंट होगी टारगेटेड, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, अर्निंग रिसोर्सेज काफी कम। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम यहाँ पे हम जिस फॉर्म में और जगह पे इंप्लीमेंट होती है उस फॉर्म में हम यहाँ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे उसको टारगेटेड फॉर्म में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कि भाई जो गरीब है जिनको सही में पैसों की जरूरत है ताकि उनकी थोड़ी परचेजिंग पावर बढ़ जाए, उनको आप दे सकते हो 10,000 रुपये, या जो भी मिनिमम अमाउंट है वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो बर्डन आएगा, जब भी आप ऐसा कुछ काम करोगे तो बर्डन आएगा ही, आप यूबीआई भी दोगे तो भी बर्डन आएगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम। लेकिन ये सब देना पड़ता है क्यों, एक तो पॉवर्टी, देखो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है हमारा क्या है, वेलफेयर स्टेट। आपको सबसे पहले लोगों का वेलफेयर ध्यान में रखना। ठीक है, तो पॉवर्टी जो गरीब है उनको आपको खिलाना ही खिलाना। फिर पॉपुलिस्ट वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है। आपको पता है हमारे यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स में हमारे बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती है, कास्ट कैश, ठीक है, सब कुछ चीजें। तो आपको पता है वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है, तो इस वजह से इसके हिसाब से स्कीम चलाई जाती है जब जब इलेक्शन होंगे। तो यहाँ पे ये नहीं देखते कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, यहाँ पे सिर्फ इनका मेन मोटिव होता है कि पावर में वापस आए। एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते, वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पे काफी कुछ चीजें क्या है इग्नोर कर दी जाती है कि कोई नहीं, इवन बहुत बार राइट्स होते हैं, राइट्स को भी इग्नोर कर दिया जाता है। इतनी खतरनाक चीज होती है वोट बैंक। ठीक है, चलो आप पॉलिटिक्स में नहीं घुसते, हमारे काम का भी नहीं है। हमें कौन सा इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। आपको तो वैसे भी सरकारी नौकर उनका उनकी नौकरी बजानी है, ठीक है। और अगर बाद में अच्छा नहीं लगे तो लड़ सकते हो इलेक्शन, अगर ठीक है थोड़ा बहुत क्लीन करना चाहते हो पॉलिटिक्स को। ठीक है, सेकंड क्या है, पहले भी ऐसी आपकी आ चुकी है स्कीम, ठीक है, पहले भी आ चुकी है जिनको फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग प्लान कहते हैं, सेम ऐसी इसी तरह की स्कीम, वो भी फेल हो गई। अब आपने डेट एक बार तो ले लिया, ये वही वाली बात है जो हमने मर्जर पढ़ा था बैंक्स का। आपने एक बार तो जो आपका वीक बैंक है उसको जो आपका स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ मर्ज कर दिया, लेकिन आगे क्या करोगे अगर आगे प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे आपने 50% एक बार ले लिया, 25% अगले साल ले लिया, लेकिन आगे जाके अगर उसको लॉस हुआ फिर क्या करोगे, फिर वापस से ये स्कीम लेके आओगे। तो ये तो एक विशियस साइकिल हो गई, विशियस साइकिल हो गई ये तो। ठीक है, तो ये आपकी उदय स्कीम, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और या फिर आपसे कब कौन सी मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट की वो पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और अगर फिजिकल डेफिसिट का क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे आपको लिखना है। अब हमने एक वर्ड वहां पे आया था हमारे पास, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनकी क्या रेटिंग। सॉवरेन यहाँ पे दिखाता है आपका कंट्री और गवर्नमेंट, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट वाला होगा तो उसके लिए हम सॉवरेन वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम बोलेंगे बॉन्ड्स की रेटिंग। ठीक है, हम बॉन्ड्स वर्ड यूज करेंगे उसके लिए।
ठीक है, पर्टिकुलर के लिए बॉन्ड्स, और अगर कंट्री की है तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। तो रेटिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। जैसे आपको याद है तो मैंने आपको सिबिल पढ़ाया था, सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, वो जैसे आपका रिकॉर्ड रखता है ना, आपका सारा सिबिल स्कोर होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था आपका सिबिल स्कोर होता है 300 से लेकर 900 तक। अगर आप यहाँ पे उसके आसपास है तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है, मतलब आपकी जो रेटिंग है वो बहुत अच्छी है। और अगर यहाँ पे रहते हो तो आपकी रेटिंग बहुत खराब है। ऐसे यहाँ पे रेटिंग होती है, नीचे आप जाओगे तो जंक जंक रेटिंग होती है, जैसे जंक फूड होता है ना, किसी काम का नहीं होता, ऐसे जंक सिक्योरिटीज होती है। जंक सिक्योरिटीज मतलब जो कभी भी डूब सकती है, बहुत रिस्की होती है। और ये सबसे टॉप पे होती है गिल्ट एज सिक्योरिटीज। जो गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज होती है, ये क्या होती है, हाईली सेफ। अगर आपकी कंट्री का इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो ये जो आपकी सिक्योरिटीज है गिल्ट एज्ड, इनको डाउनग्रेड करके यहाँ पहुंचा दिया जाता है। जैसे मान लो आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, या आप बहुत ज्यादा टैक्सेस ले रहे हो, या आपकी इकोनॉमी के सारे बैंक डूब गए, या आप किसी पेंडेमिक को अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहे हो, आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, तो या आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हाई है, तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग दी जाती है कंट्री को इन सब पैरामीटर्स के ऊपर कि उसकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है, वहां के बैंक्स कितने सेफ है, वहां का फिस्कल डेफिसिट कितना है। तो आपको पता है अगर आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जाएगा, इसका मतलब आपकी कंट्री फालतू इधर उधर की चीजों पे ज्यादा खर्चा कर रही है, ठीक है। मतलब वहाँ का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो सेफ नहीं है, वहाँ के बैंक्स भी सेफ नहीं है, कल को वो भी डूब सकते हैं। तो फिर आपकी जो गिल्ट एज सिक्योरिटीज होती है उनको डाउनग्रेड कर दिया जाता है। अब क्या होता है, जो गिल्ट एज होती है वो बहुत ज्यादा सेफ होती है, हाईली सेफ होती है, तो उनपे आपको मतलब उनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि सबको पता है ये सेफ है। जैसे गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट की जॉब की डिमांड क्यों है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है सिक्योर जॉब, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी, पैसा कम मिले लेकिन जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, इसलिए डिमांड इसकी ज्यादा है। अब आपका प्राइवेट में आप पैसा ज्यादा कमा सकते हो, ठीक है, लेकिन वहां पे जॉब सिक्योरिटी, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि सेफ होती है, इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा पे नहीं करना पड़ता। गवर्नमेंट आपको कम इंटरेस्ट पे करेगी क्योंकि डिमांड है, आप खरीदोगे ही खरीदोगे अगर गिल्ट एड है तो। लेकिन अगर वो जंक में पहुंच गई, जैसे जंक सिक्योरिटीज का एग्जांपल है किंगफिशर, आज किंगफिशर वाला विजय माल्या अगर आपको 50% इंटरेस्ट भी दे अपने शेयर्स पे, तो भी आप नहीं खरीदोगे अपने बॉन्ड्स में। क्योंकि आपको पता है डूबा हुआ है, कल को हमारा पैसा डूब जाएगा। तो ये जंक सिक्योरिटीज होती है, जंक पे आपको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा, क्योंकि अगले को पता है कि रिस्की है, तो वो जब तक उस पर अच्छा आप ऑफर नहीं दोगे वो खरीदेगा ही नहीं। तो अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपकी गिल्ट से जंक में आ गई तो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको अगर बोरोइंग्स करनी है कहीं से भी बोरोइंग्स करनी है तो उसको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा, और बहुत हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा मतलब उसका फिस्कल डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ गए आप बात को। तो ये क्रेडिट रेटिंग अगर आपकी डाउनग्रेड होती जाती है और जंक में पहुंच गई तो फिर गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम, फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि आप जंक में पहुंच गए तो आपकी यहाँ कंट्री में सेफ ही नहीं है इन्वेस्ट करना। इसलिए सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अभी तो हमारा क्या है, अभी हम गिल्ट एज में, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट अभी सेफ है, कोरोना आने के बाद भी हमें हमारा डाउनग्रेड नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग इंटरनेशनल लेवल पे होती है, ठीक है। हर कंट्री के हर कंट्री के रेटिंग्स को, ये हर कंट्री को रेट करते हैं। ये जो रेटिंग एजेंसीज है आपकी मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है, एक्सेट्रा करके, ठीक है, ये हर कंट्री की जो आपकी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको रेट करते हैं कि कहाँ की आपकी जंक है, कहाँ की गिल्ट एज है, कहाँ की, जैसा आपका नहीं होता, इसको हटा रहा हूँ 1 मिनट, इसको क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो।
जैसे आपका नहीं होता क्लास में ग्रेड्स मिलती हैं आपको A+, A, B+, B, C+, C और लास्ट में D। ऐसे यहाँ पे भी D से लेके और A तक आपकी रेटिंग जाती है। अभी हम ये मान लो कि आप अभी हम यहाँ पे ये मान, ठीक है। तो आपका हर स्टूडेंट को रेट करते हैं ना क्लास में, हर स्टूडेंट को ग्रेड दी जाती है। ऐसे हर कंट्री की रेटिंग्स है, हर कंट्री की जो आपकी गवर्नमेंट सिटीज है उनकी रेटिंग होती है। तो वो रेटिंग कौन देते हैं? मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है। अभी इकोनॉमिक सर्वे ने बोला भी है कि भाई ये जो रेटिंग देते हैं ये बताते नहीं हम किस तरह से रेटिंग देते हैं, तो इनको उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। क्योंकि क्या करते हैं, जानबूझ के अपनी कंट्री को तो अच्छी रेटिंग दे देते हैं, यूएस वगैरह को, चाइना का ओरिजिन है, और हमारी कंट्री जो होती है डेवलपिंग कंट्रीज, उनको जानबूझ के रेटिंग क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ताकि उनके दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, हमारे यहाँ कम है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक सर्वे का एक वो है, ठीक है, रिकमेंडेशन। अब जो भी है, लेकिन इनकी रेटिंग्स को काफी सीरियसली लिया जाता है, ठीक है, न्यूज़पेपर में छप जाता है, ठीक है, काफी सीरियसली लिया जाता है। कि जैसे आपकी मूवीज को नहीं करते, रेट करते हैं IMDb, वैसे ही यहाँ पे। अब आप समझो बात को, रेटिंग आपको समझ आ गई, गिल्ट, एल्ट और जंक आपको समझ आ गई। जैसे जैसे आप जंक में जाते जाओगे वैसे वैसे प्रॉब्लम होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपको रेटिंग देते हैं। गिल्ट एल्ट मींस सेफ सिक्योरिटीज, whereas junk securities means unsafe securities. Okay, high fiscal deficit may result in degradation of sovereign credit rating to junk. ठीक है, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग आपकी गिल्ट ऐसे किस में आ जाती है? जंक में। जंक सिक्योरिटीज डिग्रेड्स द सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एंड फर्दर इंक्रीजेस फिस्कल डेफिसिट। मैंने बताया एक बार आप जंक में पहुंच गए तो आपको उधारी लेने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा, और ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करने का मतलब है आपका फिस्कल डेफिसिट और बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी ऊपर से विश्वास उठ गया लोगों का। अब आप जैसा हमारा विजय माल्या के ऊपर से विश्वास उठ गया कि भाई अगर उसको हम पैसा देंगे तो कोई गारंटी थोड़ा ना वो वापस करेगा। सेफ सिक्योरिटीज मतलब जिन पे आपको विश्वास हो कि हाँ यहाँ से पैसा हमारा सेफ है, ठीक है। नहीं, A, B, B कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। जैसे अभी आपका मूडी ने हमारी रेटिंग दे रखी है, जैसे आपका S&P, ये जो S&P है इसने हमारी रेटिंग दे रखी है BBB नेगेटिव, और आपका मूडी ने दे रखा है Baa3। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, नो नीड, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये किसी काम की नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अभी हम गिल्ट एल्ट वाले पार्ट में, जंक में नहीं पहुंचे, ठीक है। ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, नो नीड, नो नीड, नो नीड टू यूज योर माइंड। मैंने कर लिया अपना आपके लिए इस्तेमाल, तो आप मेरा माइंड जितना इस्तेमाल हुआ है उसी को पढ़ लो, अपना दिमाग नहीं लगाओ कहीं पे, ठीक है। आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। कल को फिर आपकी चेंज हो जाएगी, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि भाई जंग में है या फिर जंक सिक्योरिटीज है या फिर गिल्ट है, और ये दोनों होती क्या है। वो प्रीलिम्स में पूछ लेता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन। जंक सिक्योरिटीज आर दो सिक्योरिटीज, फिर चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है। विच आर नॉट सेफ, विच आर सेफ, ठीक है, ऑन विच इंटरेस्ट रेट इज हाई, ऑन विच इंटरेस्ट रेट इज लो, इस तरह से ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। ये रट्टा नहीं लगाना है इसका, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। अब मुझे याद है तो मैंने आपको बता दिया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है याद रखना है, ठीक है, नहीं रखना है, ठीक है। तो जंक सिक्योरिटीज आपकी जितना, जैसे आपको बस इतना याद रखना है, जैसे जैसे आप गिल्ट से जंक में पहुंचते हो वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है कंट्री, बस। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग आपकी डाउनग्रेड होती जाएगी, और जितनी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होगी उतना ही आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको पैसा लेने के लिए हायर इंटरेस्ट रेट देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, देखो ये ऐसे होता है, ये आपके लिए मैंने एक बनाया है सर। फिस्कल डेफिसिट आपका हाई है,
आपकी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग लो हो जाएगी, आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम आएगा, आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट दोगे तभी वो आपकी सिक्योरिटीज खरीदेंगे, फिर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा गवर्नमेंट पे, इससे फिस्कल डेफिसिट आपका और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट हाई है तो वो और ज्यादा बढ़ता जाता है, आपके सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को वो डाउनग्रेड करता जाता है। अभी कोरोना के टाइम पे हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई था, अभी मैंने आपको बताया लास्ट ईयर 9.5% रहा है, वेरी हाई फिस्कल डेफिसिट। लेकिन सबको पता है इस समय पैंडेमिक है, इसलिए हमारी अभी रेटिंग डाउनग्रेड नहीं की। ठीक है, अभी रेटिंग वही रखी गई है जो पहले। ठीक है, और अभी देखो कोरोना पैंडेमिक में सब जगह का बुरा हाल है, वो अलग बात है कि अभी हम थोड़ा ज्यादा लाइटली ले गए इसको, तो आपको पता है कैसे लाइटली ले गए। ठीक है, अब उसको चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा लाइटली ले गए तो उसकी वजह से चीजें थोड़ी सी क्या है आपकी बिगड़ गई, नहीं तो टाइम पे अगर जग जाते तो हमारे यहाँ पे भी टाइम पे इसको कंट्रोल कर लिया जाता। ठीक है, तो ये आपका सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का कंसेप्ट। ठीक है, तो आप कहीं पे पढ़ोगे आपको पता चलता है। क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये भी हमने टर्म पढ़ी थी, क्या होती है देख लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा था वो खत्म कर दिया, सारा जो उधारी है वो गवर्नमेंट ने ले ली। फिस्कल डेफिसिट हाई होगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट ज्यादा उधारी करेगी तो सारा पैसा तो गवर्नमेंट ले लेगी बैंक से, आरबीआई से। जो बेचारे प्राइवेट सेक्टर वाले उनके लिए पैसा बचेगा नहीं, बिजनेसमैन के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, फिर वो कहीं और से पैसा लेके आएंगे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लाएंगे तो वो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो वो चीजें महंगी भेजेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी एक किसकी वजह से हो रहा है, ये भी फिस्कल डेफिसिट की वजह से। ठीक है, in simple terms it means that investment in economy decreases due to less available credit for the private sector. How it happens, large fiscal deficit means more market borrowings by the government. This money is borrowed by government from RBI and other financial institutions. ठीक है, this much money is not available for the sectors of economy businessmen, पैसा उनके लिए अवेलेबल नहीं है। Thus fiscal deficit crowds out investment from private sector. ठीक है, now the businessman will borrow from other sources at higher interest rate. As a result of this, cost of production will increase. To keep the profit margin same, the producer will increase the price of the product. It fuels inflation, means it results into उसका डेफिसिट में हमने देखा था ना, क्या आपका क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और उसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन, दैट इज क्राउडिंग आउट। आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ये बहुत बार पूछा भी गया है, बार बार रिपीट करके पूछा जाता है क्राउडिंग आउट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वर्ड इज इम्पोर्टेंट, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, आगे भी आपको जब हम पढ़ेंगे अभी कमोडिटीज एक्ट वगैरह, वहां पे भी कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ेंगे, ये टेक्निकल टर्म डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, पेपर में भी आप बार बार पढ़ोगे इन चीजों को, तो अब आपको समझ आ गया क्राउडिंग आउट क्या होता है। फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है, फिस्कल कंसोलिडेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मेंस में भी और प्रीलिम्स में। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। फिस्कल कंसोलिडेशन मैंने एक बार थोड़ा सा डिस्कस किया था जब हमने स्लाइड्स डिस्कस की थी, लेकिन इसको वापस से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब है वो सारे काम करना जिससे फिस्कल डेफिसिट आपका कम हो जाए, वो सारे काम आपको करने हैं जिससे फिस्कल डेफिसिट आपका कम हो जाए। ठीक है, तो वो सारे काम कौन कौन से, जस्ट जो फिस्कल डेफिसिट चीजें बढ़ा रही हैं उनका जस्ट आप अपोजिट करो। ठीक है, यही तो करना है। तो क्या है डेफिनेशन, adoption of policies and measures to fix the
fiscal deficit in its root and preventing heavy fiscal deficit problem from occurring in future. क्लियर है? वो सारी पॉलिसीज, ठीक है, सारी पॉलिसीज और मेजर्स यूज करना जिससे फिस्कल डेफिसिट आपका हो ही ना, या तो, और अगर हो गया है तो वो ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, दोनों चीजें देखनी है, या तो उसको रूट में ही खत्म कर दो, या फिर अगर है तो ज्यादा नहीं बढ़ने। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं हम फिस्कल डेफिसिट, ये फिस्कल कंसोलिडेशन हम कैसे कर सकते हैं? देखो सीधा सा लॉजिक क्या है फिस्कल कंसोलिडेशन का, इनकमिंग मनी को बढ़ाना है, यही तो दिक्कत है। इनकमिंग मनी हमारे पास कम है, इसको तो बढ़ाना है, और आउटगोइंग मनी को कम करना है। इसको कम करना है। अभी हो क्या रहा है, ये कम है ये ज्यादा है, तो इसका जस्ट अपोजिट करना है, रेवेन्यू बढ़ाना है और एक्सपेंडिचर कम करना है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप ज्यादा कमा रहे हो, खर्चा आप कम कर रहे हो, तो अपने आप फिस्कल डेफिसिट आपका खत्म हो गया। तो बेसिक आइडिया क्या है इसका? The basic idea behind fiscal consolidation is to reduce the outgoing money, खर्च होने वाला पैसा कम करना है, एंड इंक्रीजिंग द इनकमिंग मनी, रेवेन्यू को बढ़ाना। अभी आप क्या कर रहे हो, पिछली स्लाइड्स में बाद में दिखा दूंगा लास्ट में क्लास के, ठीक है, अभी आप ये समझो। ठीक है, जैसे मान लो कोई चीज, अभी हम क्या कर रहे थे, अभी तक हो रहा था 100 की है, 100 हम कमा रहे हैं और 120 खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, तो इनका अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास -20 आ रहा है। तो आप क्या करो, 120 कमाओ, 100 खर्च करो, क्या 120 कमाओ 120 खर्च करो। ये लॉजिक है फिस्कल कंसोलिडेशन। वो आप कैसे कर सकते हो, जिन जिन चीजों की वजह से आपका फिस्कल कंसोलिडेशन बढ़ रहा है उन चीजों को आप कंट्रोल कर लो। जैसे किसी को मान लो आप स्मोक करते हो, कोई स्मोक करता है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, स्मोकिंग से, तो अगर आपको स्मोकिंग से प्रॉब्लम हो रही है तो स्मोकिंग बंद कर दो या कम कर दो। ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा ऑयली खाने से प्रॉब्लम हो गई तो ऑयल आप कम कर दो कंजम्पशन उसका। किसी को डायबिटीज हो गई तो शुगर का कंजम्पशन, मतलब क्या है, जिससे प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो चीज आपको कम करनी पड़ेगी या बंद करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी ऐसा ही, और साथ में आपको क्या है, डायबिटीज हुआ तो एक्सरसाइज करो, वो अपने आप प्रॉब्लम को दूर कर दे। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, जिन चीजों से फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ता था उन चीजों को आप कंट्रोल कर लो। ठीक है, तो आपका अपने आप फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। पुरानी स्लाइड्स देख लो अभी, क्राउडिंग आउट की तो, ठीक है, क्राउडिंग आउट सॉवरेन क्रेडिट से देख लो, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, क्राउडिंग आउट, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, then fiscal consolidation first slide and this is your second slide। ठीक है, वैसे बस इस वीक आपका बजट खत्म हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो फिर मैं आपको सारी स्लाइड्स भेज दूंगा कंसोलिडेट करके। अभी क्या है कि कंसोलिडेट हुई नहीं है, अभी हम कंसोलिडेशन ही पढ़ रहे हैं ना, तो कंसोलिडेट होते ही मैं आपको सारी भेज दूंगा। ठीक है, इसमें सब लिखा है, आपको जो स्लाइड्स मिले उनमें सब लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप बुक्स में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ ज्यादा मिलेगा आपको। आप बुक कोई भी लेके पढ़ लो, अब आपको समझ आ जाएगी, वैसे जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, पढ़ना चाहो तो। तो पहला आपको आइडिया क्लियर हो गया, अब कैसे कर सकते हैं इसको, इट कैन बी डन इन दी फॉलोइंग। ठीक है, और टू द पॉइंट पढ़ो, सिलेबस जो है वो पढ़ो, फालतू की इधर उधर की चीजों में मत जाओ। ठीक है, आपको बोला है मैंने एनसीईआरटी पढ़ो, जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, एसआर में जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, रीडिंग लगाओ बस न्यूज़पेपर, नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं, टाइम उसमें खराब नहीं करना, वो बाद में आप पीटी 365 मेंस 365 से पढ़ ले। पहला क्या है, सब्सिडीज को आप कट, कटिंग डाउन दी सब्सिडीज, कटिंग डाउन, जैसे आपने एलपीजी में किया, जिनकी 10 लाख से ज्यादा इनकम है उनको आपने सब्सिडी देना बंद कर दिया। फिर जो लीकेज हो रही है सब्सिडीज में, मतलब एक्चुअल बेनिफिशियरी को पहुंचना चाहिए, लेकिन एक्चुअल बेनिफिशियरी को नहीं पहुंच रहा है,
तो उसके लिए हम क्या लेके आ गए, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और उस डीबीटी हमने कैसे किया, जैम ट्रिनिटी से, जनधन आधार मोबाइल, इस पे भी हमने काफी कुछ कंट्रोल किया। कि अभी तो कोरोना आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हमने कम किया है थोड़ा। लेकिन मंत्री अब जो आपके पॉलिटिशियंस है उनके खर्चे बहुत है, वो कहाँ कम करते हैं, ठीक है। फिर टैक्सेशन रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जैसे जीएसटी हम लेके आए, ठीक है, लेकिन जीएसटी में भी आपका अब कोरोना आ गया तो कलेक्शन कम होना ही है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, आगे देखेंगे क्या फायदे हुए हैं इससे। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी हमने कर दिया, किसके साथ, मॉरिशियस, सिंगापुर एंड सिप्रस, इन तीनों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट था हमारा पहले, उससे बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो इसको अमेंड कर दिया है, ठीक है। ये चीजें आगे डिटेल में। फिर बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये भी हमने इम्प्लीमेंट किया है। फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये भी इम्प्लीमेंट किया है। और एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करने का भी हम सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको भी टैक्स करने लग जाओगे तो आपको यहाँ से भी काफी अच्छा पैसा मिलेगा। तो फिजिकल कंसोलिडेशन करने के लिए जीएसटी लाने की जरूरत थी, लिया है, ये भी लिया है, ये भी लिया है, ये भी लिया है, ये भी लिया है। ये तो इम्प्लीमेंट हो गया अच्छे से, ये भी हो गया, ये भी हमने अमेंड कर दिया। अभी ये दोनों हमने कर तो दिए हैं, लेकिन इनमें बाकी लोगों का भी आपको कॉपरेशन चाहिए होता है, मतलब और कंट्रीज का, ठीक है। तो ये आगे देखेंगे क्या चीज है, ठीक है। तो आपको ये सारे रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी, आप लेके आ गए, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करने की जरूरत है, उसके अलावा छोटी छोटी स्टेप्स लेने की जरूरत है आपको। परफॉर्मेंस इंप्रूव करो आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, जैसे कि आपका कोई भी आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है, जैसे आप बीएसएनएल ले लो, बीएसएनएल आपकी बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है, तो क्यों लॉस में जा रही है ये देखो आप। अगर आप ज्यादा लॉस में जा रही है तो उसको प्राइवेटाइज कर दो, या फिर क्या करो, जो लोग आपके इनएफिशिएंट है बहुत ज्यादा, उनको वीआरएस दे दो, ठीक है। मैं लेकिन बोलना नहीं चाहता, बीएसएनएल को बर्बाद करने के पीछे तो गवर्नमेंट का ही हाथ है, ठीक है। लेकिन हम क्या, देखो ये रिकमेंडेशन है, ये करना चाहिए, पीएसयू की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहिए। और पीएसयू की परफॉर्मेंस, पीएसयू वाले तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन पीएसयू की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ, ठीक है। आप इसको, आपने इसको ऑक्शन में ही नहीं बैठने दिए स्पेक्ट्रम के, तो कैसे कॉम्पीट करेगा जियो से, ठीक है, बीएसएनएल कैसे कॉम्पीट करेगा। फिर जितने आपकी कंपनीज हैं, बाकी के पीएसयूज हैं, उनसे जितना पैसा कमाती है आप ले लेते हो सारा, वो कैसे डेवलप करेंगे आप। तो पीएसयूज की परफॉर्मेंस फिर आप कुछ नहीं कर पाते, तो फिर आप उनको प्राइवेट कर देते हो। हिसाब से क्या होना चाहिए, पीएसयू जो बनाई गई है वो इतनी मेहनत से बनाई गई है, भेल वगैरह हो गई, भेल, ओएनजीसी, आईओसीएल, एएआई, तो आप इनको प्राइवेट करने के लिए थोड़ी ना बनाई गई है। तो आप इनको मतलब इनकी वर्किंग को देखो क्या गड़बड़ है, आप इनको सपोर्ट प्रोवाइड करो। आप तो क्या कर रहे हो, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप उनको बंद कर दे रहे हो या उनको प्राइवेट कर दे रहे हो। तो इनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि ये आपको कमा के दे रही है, बहुत पैसा कमा के देती है, लेकिन आप इनका सारा पैसा इनसे ले लोगे तो ये कैसे डेवलप होंगे। कमा के तो दे रही है, कुछ ही पीएसयू ऐसी है जो अच्छे से काम नहीं करती, बाकी तो सारी बहुत पैसा कमा के देती है, करोड़ों का डिविडेंड देती है, 1000 करोड़, 2000 करोड़, इस तरह का डिविडेंड देती है, ठीक है। तो और थोड़ा उनको इम्प्रूव करो, ब्लैक मनी को रिकवर करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी को नहीं पता कि ब्लैक मनी है कहाँ पे और क्या होती है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी इज जस्ट लाइक ए मिराज। आप समुद्र में वो उसमें क्या रेगिस्तान में जाते हो, डेजर्ट में, तो आपको कई जगह पे ऐसा फील होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शंस की वजह से कि वाटर है, उसको मिराज करते हैं, वाटर होता नहीं है। ऐसे ब्लैक मनी लगता है लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सारी ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट होकर वापस से चैनलाइज हो चुकी है, वो हम ब्लैक मनी में देखेंगे, ठीक है। तो ब्लैक मनी, क्योंकि बाबा रामदेव ने भी बोला था ब्लैक मनी लेके आएंगे, गवर्नमेंट ने भी बोला था ब्लैक मनी लाएंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख डाल देंगे, लेकिन ब्लैक मनी होगी तो रिकवर करेंगे। डिमोनेटाइजेशन के बाद भी पता चला कि सारा पैसा वापस आ गया, ठीक है। तो ब्लैक मनी इज जस्ट लाइक ए मिराज, ठीक है।
छलावा, छलावा कहते हैं, छलावा कई बार नहीं होता आपको, छलावा। ठीक है, एक्चुअली नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको दिखता है ऐसा कि है। ठीक है, फिर क्या करो, गवर्नमेंट ऑफिशियल, हाँ ये कर सकते हो आप, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपके फालतू में बहुत खर्चा करते हैं। कहीं पे भी जाना है बिजनेस क्लास में जाएंगे, ठीक है, वहां जाके 5 स्टार होटल में रुकेंगे, जैसे एक अशोका होटल है आपका दिल्ली में, उसका करोड़ों रुपए का बिल बाकी है गवर्नमेंट, क्योंकि हर कोई जाता है वहाँ 5 स्टार होटल में रुकता है, फिर अपने दोस्त यार को बुला लेता है, वो पार्टी वार्टी करते हैं, फिर बोलते हैं बिल अपने उस पर गवर्नमेंट पे करेगी, भाई बाद में भेज दो, खुद की जेब से देते नहीं, तो उनका बिल इतना बकाया है। अब कौन मांगे एमपी एमएलए इनसे, डर लगता है सबको। ठीक है, तो इसलिए आपको ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने की जरूरत है। ऑस्टेरिटी मेजर्स किस तरह से, कि भाई जाना है तो बिजनेस क्लास के बजाय इकोनॉमी क्लास में जाओ, रुकना है तो वहाँ पे इतने आपके गेस्ट हाउस होते हैं, सर्किट हाउस होते हैं, वहाँ रुको, इतने सारे बनाए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे रुको आप। फिर आप अकेले गए हो तो आपके अकेले के ही बिल सेटल होंगे, आपने किसी रिश्तेदार को बुला लिया, पार्टी कर ली, तो उसके बिल थोड़ी ना सेटल होंगे। तो यहाँ पे आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल इतना खर्चा करते हैं, इनको इतनी सारी प्रिविलेजेस दी हुई है, उनको थोड़ा कम करने की जरूरत है। जब आप यहाँ से शुरू करोगे तभी तो नीचे वाला आदमी देखेगा कि हाँ भाई, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। जब आप खुद तो सारे फायदे ले रहे हो और नीचे वाले को आप बोलो, आम आदमी को बोलो कि भाई तू गैस की सब्सिडी छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा पार्लियामेंट की सब्सिडी जो मेरे को मिलती है, मैं कोई सब्सिडी नहीं छोड़ूंगा, कोई फायदा नहीं छोड़ूंगा, तुम सारे फायदे छोड़ोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको करने की जरूरत है ऑस्टेरिटी मेजर्स। ऑस्टेरिटी मेजर्स का मतलब क्या होता है कि आप क्या करो, खर्चों में कटौती करो, जो आपका खर्च है उसमें कटौती करो, ऑस्टेरिटी मेजर्स बोलते हैं उसे। जैसे अभी हर हर जगह पे ऑस्टेरिटी मेजर्स चल रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से बहुत बुरा हाल है, आपके घर में भी चल रहे होंगे ऑस्टेरिटी मेजर्स, जहाँ पे आपको खर्चा करना था वहां पे आप कम खर्च कर रहे हो, क्योंकि अभी इतना पैसा नहीं है, आगे कुछ भी हो सकता है, तो खर्चे कम करना, दैट इज ऑस्टेरिटी मेजर्स। जैसे पहले मैं 100 रुपए खर्च करता था कहीं पे, अब मेरे को बोला कि यार यहाँ पे 90 ही खर्च करने, ऑस्टेरिटी मेजर्स ले लिए, 10 रुपए कम कर दिए, या फिर बोल दे अभी के लिए यहाँ पे खर्च ही नहीं करना है। जैसे आपका टूर वगैरह बंद कर दो ऑफिशियल का, तो वो ऑस्टेरिटी मेजर। जैसे अभी सब ऑनलाइन हो रहा है, हमारे यहाँ पे भी सब ऑनलाइन हो रहा है, क्लासेस वगैरह सब ऑनलाइन होती है, आपके भी, हम अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऐसे हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी कोई भी ट्रेनिंग है वो सब ऑनलाइन होगी। जैसे अभी मैंने एक कंडक्ट कराई थी 1 महीने के लिए ट्रेनिंग, वो सारी ऑनलाइन थी। अगर उसको ऑफलाइन करते तो कम से कम भी नहीं तो उस पर 4 से 5 करोड़ रुपए खर्चा आता, तो 4-5 करोड़ रुपए बच गए। तो ऑस्टेरिटी मेजर्स में क्या है, आप वो सारी चीजें करो जिससे कि आपके खर्चे बच जाए, ठीक है, कम हो जाएगा। जैसे अभी हम ये क्लासेस ले रहे हैं, ये हम तो क्लासेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बंद है सब, ठीक है, इसको हटा रहे हैं, सब बंद है, लेकिन ये भी एक तरह से क्या है, काफी इससे सेविंग्स हो रही है, आप लोगों का भी सेव हो रहा है काफी। ठीक है, आप लोग पहले आते थे, ठीक है, किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करोगे आप, ठीक है, फिर सुबह उठोगे, नहाओगे धोगे, कपड़े भी आपको पहनने, रोजाना नए कपड़े पहनने, फिर डीओ वगैरह भी यूज करोगे, फिर आके वहां पे कुछ चाय नाश्ता भी करोगे, बाहर का खाओगे, आपका भी काफी पैसा बच रहा है। तो एक तरह से ये आप पे क्या होगा, ये तो आपके फोर्स्ड ऑस्टेरिटी मेजर्स है, आप तो घर से भागना चाहते हो, लेकिन आप पे फोर्स्ड ऑस्टेरिटी मेजर्स लगे हो कोरोना की वजह से। हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पीएसयू है तो उसको फायदे में लाना है, अभी काफी घाटे में चली गई है कोरोना की वजह से, तो उसको लाना है तो खर्चे बचाने पड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो टूर पे भेजते थे, ठीक है, टूर पे आप जाओगे तो टूर पे बड़ा खर्चा होता है, आपका टिकट कराएंगे फ्लाइट का, फिर वहां जाके आप खाओगे उसका पैसा गवर्नमेंट देगी, आप रहोगे उसका पैसा गवर्नमेंट देगी, ठीक है, तो काफी सारा पैसा खर्च होता है। फिर आप क्या करो, पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आओ, एफडीआई, ज्यादा से ज्यादा एफडीआई को अलाउ करो, जैसे हमने अब कर दिया है, काफी हर जगह पे अलाउ कर दिया लगभग। लैंड रिफॉर्म्स करो, क्योंकि जमीन ही नहीं मिलती इंडस्ट्रीज वालों को, कैसे वो वहाँ यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्री खोलेंगे। फिर लेबर रिफॉर्म्स करो, ताकि फालतू की ये ट्रेड यूनियन वाले हड़ताल वड़ताल ना कर पाए, आसानी से हायर कर सको आप, आसानी से फायर कर सको। तो हमने ये भी किया है, लेबर कोड्स लेके आए हैं, लैंड एक्ट तो है ही हमारा, ठीक है, और एफडीआई में हमने काफी इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है, हमारा लैंड एक्ट थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट है, अभी भी लैंड एक्विजिशन थोड़ा सा मुश्किल है,
लेकिन उसको हम ज्यादा डायल्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जिनकी लैंड लेनी है उनसे तो कंसेंट लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, उनसे तो आपको कंसेंट लेनी ही पड़ेगी। और लास्ट में क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ा, क्योंकि गवर्नमेंट अकेली सब कुछ नहीं कर सकती, आपको हर जगह पे प्राइवेट प्लेयर को लाना पड़ेगा, भले से हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर। आपको क्या लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट अकेली हेल्थ को संभाल सकती है? नहीं। अभी देख लो आप, जब कोरोना हुआ प्राइवेट सेक्टर वालों ने कितनी हेल्प करी। क्या गवर्नमेंट अकेली एजुकेशन को संभाल सकती है? नहीं। उसके पीछे कारण एक ये भी है कि गवर्नमेंट को लगता है हम 5 साल के लिए आए, 5 साल तो हमें रहना ही रहना है। दूसरी बात, गवर्नमेंट पे जो ऊपर लोग बैठे हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको अपनी चलानी भी। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, उस फील्ड में उन्होंने काम किया है, तो उनको पता है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट, आप देखो कि आप गवर्नमेंट लेटरल एंट्री करती है यूपीएससी में, बाहर के जो प्राइवेट वाले हैं उनको, जो सही में एक्सपर्ट है उनको एंट्री देती है, लेटरल एंट्री। तो इसी वजह से, क्योंकि जो आपके आईएएस होते हैं वो जनरलिस्ट होते हैं, और ये आपके जो लेटरल एंट्री से लाती है वो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास अकेली के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, सीधी सी बात। अगर गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज होते तो सबको गवर्नमेंट जॉब दे देती ना, फिर किसी को बेरोजगार क्यों रहना पड़ता। लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है सैलरी देने के लिए, गवर्नमेंट के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, टैक्सेस से जो पैसा आ रहा है, तो जितने रिसोर्सेज है उस हिसाब से गवर्नमेंट करती है अपना काम। लेकिन बाकी तो सेक्टर्स प्राइवेट को देख रहे हैं, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए उनके पास होना भी चाहिए पैसा, ठीक है। आपका यहाँ का एनवायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, इकोनॉमिक एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, उनको आप रिबेट दो इधर उधर टैक्सेस वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीजें आपका फिजिकल कंसोलिडेशन करने का, ये आपको पॉइंट याद रखने सारे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ फिजिकल कंसोलिडेशन कैन बी डन, ठीक है। 3 पॉइंट ये है और बाकी के 5 पॉइंट ये है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ब्लैक, ठीक है, न्यू टॉपिक इज ब्लैक, ठीक है। ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी का मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा काला होता है, ब्लैक मनी का मतलब वो सारी मनी है जिस पे टैक्स पे नहीं किया है। The money on which tax has not been paid, that is black money। मैंने आपको बताया भले से 100 रुपए ही हो, अगर 100 रुपए पे भी आपने टैक्स नहीं पे किया तो दैट इज योर ब्लैक मनी, वो आपकी ब्लैक मनी में काउंट होगी। फिर उसमें आप पकड़े गए तो उस पर आप पे एक्शन हो सकता है। तो ब्लैक मनी का मतलब है जिस पे टैक्स नहीं पे किया गया वो ब्लैक मनी, और जिस पे टैक्स पे किया गया वो आपकी व्हाइट मनी। और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। क्योंकि ब्लैक मनी आपके पास है उसको तो आप यूज कर नहीं सकते, अगर आप यूज करोगे आप पकड़े जाओगे, तो उसको व्हाइट में कन्वर्ट कर दो और फिर आप यूज करो। तो ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट करने को ही हम मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं ब्लैक मनी में क्या क्या टर्म्स है, फिर आपको आगे की चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ब्लैक मनी की डेफिनेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दी है, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। अगर आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय ब्लैक मनी, ठीक है, व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल द मीनेस ऑफ ब्लैक मनी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी स्टेप्स ले रही है, वैसे तो लिए, ठीक है, पहले टू कर्ब दी मीनेस ऑफ ब्लैक मनी। लेकिन आपको पता है ये ब्लैक मनी का हमको पता है नहीं इतना, ठीक है, सिर्फ कहने की बातें कितनी है, बाकी वो व्हाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो डेफिनेशन क्या दी है व्हाइट ब्लैक मनी की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, ए व्हाइट पेपर ऑन ब्लैक मनी बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। व्हाइट पेपर का मतलब इसमें काफी कुछ डिटेल थी ब्लैक मनी, हैज डिफाइंड ब्लैक मनी एज assets or resources
that have neither been reported to the public authorities at the time of their generation. जब आपने कोई एसेट्स और रिसोर्सेज जनरेट किए, मकान खरीदा, मनी है, नॉट डिस्क्लोज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग देयर पोजीशन। सीधी सी बात है, आपने कुछ भी खरीदा, कुछ भी पैसा कमाया, वो सब पैसा आपने पब्लिक अथॉरिटी से छुपा लिया, तो वो आपकी ब्लैक मनी। भले से आपने अपनी मम्मी के नाम पे मकान खरीदा, पैसा आपने दिया, भाई के नाम पे खरीदा, पैसा आपने दिया, लेकिन वो पैसा आपका व्हाइट मनी नहीं था, ब्लैक मनी था। वो आपने दिखाया नहीं कहीं पे भी। जैसे मान लो मैं गवर्नमेंट जॉब में, मैंने मान लो कहीं से पैसा कमाया इधर उधर से करप्शन करके, और मैंने एक भाई के नाम मकान खरीदा, एक मम्मी के नाम मकान खरीदा, फिर एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरना होता है, उसमें आपको सारी प्रॉपर्टी दिखानी होती है। अब खरीदी तो मैंने ही वो, नाम से किसी के भी, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, वहां पे मैं, अब वो नाम से उनके, तो मान लो कल को मेरे पे शक हो गया, तो फिर वो चेक करेंगे कि भाई इसके भाई के पास पैसा कहाँ से आया, इसके मम्मी के पास पैसा कहाँ से आया। अगर उनको पता चलेगा कि इनके पास पैसा कहीं से नहीं आया, इनको पैसा इसने दिया है, फिर मेरे खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो ब्लैक मनी में आप पैसे को छुपाते हो या प्रॉपर्टीज को छुपाते हो। जैसे बहुत से मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने ड्राइवर के नाम पे मिल्स खोली हुई है, ठीक है, माली के नाम पे काफी सारे बिजनेसेस खोले हुए हैं, वो इसीलिए, लेकिन एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब वो पॉलिटिशियन से तो उनका तो कुछ बिगड़ नहीं सकता, हम लोग हैं, तो हम लोग तो अगर पकड़े गए तो पकड़े गए। तो ब्लैक मनी जो है आपकी, वो एसेट्स और रिसोर्सेज जो आपने छुपा लिए, जिन पे आपने टैक्स पे नहीं किया। अब अगर मैं एक मकान खरीदता हूँ, उस पर जो भी टैक्स देना है वो सब मैं देता हूँ, पे करता हूँ, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह सब कुछ, ठीक है, और दिखाता हूँ मेरे पास पैसा कहाँ से आया, मैंने उस पर टैक्स भी दिया गवर्नमेंट को, तो वो मेरा वाइट मनी। तो ब्लैक मनी मतलब जो आप छुपा लेते हो पैसा, जिसपे आप टैक्स नहीं देते हो। सिंपल सी टर्म्स में अगर आप बोले तो मनी ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड, दैट इज योर ब्लैक। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, इसमें आपका मनी आ सकती है, इसमें आपके एसेट्स आ सकते हैं, मकान आ सकता है, दुकान आ सकती है, मिल्स आ सकती हैं, कोई एस्टेट आ सकती है, ठीक है, कोई कार आ सकती है, 1 करोड़ की कार आपने खरीदी, कुछ भी हो, सब खरीदा तो पैसे से ही है, वो सब ब्लैक, ठीक है। अब कुछ टर्म्स देखते हैं, टर्म्स रिलेटेड विद ब्लैक मनी, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टर्म्स। ये टर्म्स आपको क्लियर है तो आपको पूरी ब्लैक मनी क्लियर हो जाएगी, और टर्म्स क्लियर नहीं है तो आपको ब्लैक मनी का कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। कैसे ब्लैक को व्हाइट करते हैं वो भी आपको तभी समझ आएगा जब ये टर्म्स आपको क्लियर। तो पहली है टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है बेंडिंग द रूल्स। मैंने आपको पहले बताया था, बेंडिंग द रूल्स, यू आर नॉट ब्रेकिंग द रूल्स, यू आर बेंडिंग द रूल्स। कि जैसे हेलमेट होता है हमारा, अब हेलमेट लगाना तो वैसे आईएसआई मार्क जरूरी है, लेकिन कई लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी तरीका का हेलमेट लगा देते हैं, ठीक है। और मान लो आपका मूड करे तो जो आपका नारियल नहीं आता कोकोनट, उसका आप हेलमेट बना के पहन के जा सकते हैं, वो भी मजबूत है, वो भी नहीं टूटेगा। तो आपने क्या है, ये बैंड किया है रूल को, ब्रेक नहीं कर रहे हो आप। आपने कोई हेलमेट, आपने ऐसा नहीं कि हेलमेट नहीं लगा रखा, आपने लगा रखा है, आपने बैंड कर दिया कि भाई मैंने तो इस मटेरियल का हेलमेट लगा रखा है, ठीक है। आप किसी भी तरीके का, ठीक है, लोहे का हेलमेट बनवा दो, मतलब हेलमेट आपका क्या है, आपने बैंड किया रूल, आपने रूल को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। आप रूल को फॉलो कर रहे हो लेकिन बैंड कर दिया, ठीक है। तो बैंडिंग द रूल होता है, ये आपका क्राइम नहीं है, इलीगल नहीं है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो टैक्स अवॉइडेंस का यूज करती है। वो क्या करती है, हमारे टैक्स सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लूप होल्स है, उनको यूज करके और वो टैक्स सेव करती है। हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, वो हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, ठीक है, वो 1961 में आपके बहुत सारे लूप होल्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, तो उन लूप होल्स को यूज करके क्या करती है, व्हाइट पेपर क्या होता है आप पढ़ना आ जाए, ठीक है, और कौन से पेपर होते हैं। मैंने आपको, आप लोगों को बोला था कि क्लास खत्म होने के बाद आप लोग पूछना, ठीक है, फिर भी चलो कोई नहीं। इलीगल लूप मतलब इलीगल नहीं है,
टैक्स अवॉइडेंस आपका इलीगल नहीं है, लूप होल्स होते हैं आपके हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961। हर किसी चीज के लिए एक व्हाइट पेपर निकाला जाता है जिसमें उसकी डिटेल्स होती है, ठीक है। सो टैक्स अवॉइडेंस आपका क्या है, बेंडिंग द रूल्स। द लूप होल्स प्रेजेंट इन द टैक्सेशन सिस्टम आर यूज्ड टू अवॉइड द टैक्स लायबिलिटी। कौन से लूप होल जो आपके टैक्सेशन सिस्टम में प्रेजेंट है, कौन सा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। रूल्स आर बेंडेड एंड इट इज नॉट इलीगल। आप अगर इनका यूज करके आप टैक्स बचा रहे हो तो हम कुछ नहीं कर पाते। जैसा वोडाफोन ने किया था, वोडाफोन ने इसी का यूज किया। वोडाफोन ने टैक्स अवॉइडेंस का यूज किया, ठीक है। तो फर्स्ट इज योर टैक्स अवॉइडेंस, सेकंड इज टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन क्या होता है, ब्रेकिंग द रूल्स। यहाँ पे आपने हेलमेट नहीं लगाया, यू आर ब्रेकिंग ए रूल, इट मीन्स इट इज इलीगल, इट इज ए क्राइम। जैसे मैंने कुछ भी इनकम मेरी जनरेट हुई, उस इनकम को मैंने छुपा दिया, मैंने बताया नहीं गवर्नमेंट को, तो वो उस पर मेरे को टैक्स देना था, वो टैक्स मैंने पे नहीं किया। वो टैक्स अगर मैंने पे नहीं किया तो दैट इज इलीगल, दैट इज ए क्राइम। देखो अब क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है इसको हटा रहे हैं। ये क्या करेगा टैक्स अवॉइडेंस वाला, जैसे आप हेलमेट लगा के सामने से निकल जाते हो ट्रैफिक वाले, ये क्या करेगा, सारी चीजें अपनी बैलेंस शीट पे दिखाएगा, सब कुछ यहाँ पे बैलेंस शीट पे दिखाएगा कि भाई मैंने इतना कमाया, और यहीं पे दिखाएगा कि फिर भी मैंने टैक्स कुछ पे नहीं किया। सब यहाँ दिखाएगा, ये सब ओपन में, यानी यहाँ पे सब व्हाइट में चल रहा है, सब ओपन में दिखा रहा है, सब दिखा के भी अपना टैक्स बचा देगा। लेकिन यहाँ पे आप छुपाओगे, जिस पे आपने टैक्स पे नहीं किया वो वाली चीज आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे, यहाँ पे आप नहीं दिखाओगे, जबकि यहाँ पे आप उस चीज को दिखाओगे। तो वोडाफोन ने पूरा दिखाया कि मैंने किस तरीके से आपकी हज को खरीदा, फिर भी उसने हमें टैक्स पे नहीं किया, दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। क्योंकि वहां पे कैपिटल गेन्स टैक्स बनता था, लेकिन फिर भी उसने पे नहीं किया क्योंकि हमारे सिस्टम में लूप होल्स हैं। उसके बाद हम गार लेके आए, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, ताकि वोडाफोन जैसा केस आगे ना हो। लेकिन एक बार हो गया, अब क्या करना, वो तो इतना बड़ा केस हो गए बहुत सारे, तो ये हम आगे देखेंगे केस और गार। अभी के लिए आप इतना समझो कि टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट ए क्राइम, ठीक है। और जो भी आपकी ये जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां पे ये प्रैक्टिस बहुत यूज होती है ये वाली। और ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे टैक्स बहुत हाई है, तो ये सोचते हैं इतना टैक्स पे करेंगे तो हमें फायदा क्या होगा। लेकिन उनको ये भी पता है कि लूप होल से तो हम उनका फायदा उठा के अपना टैक्स बचा सकते हैं, तो ये लूप होल्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब ओपन में करते हैं, ओपन क्राइम है लेकिन इलीगल नहीं है। ये आपका छुपा के करते हैं, कॉन्सील करके करते हैं, ये क्राइम है, दिस इज ए क्राइम। ये इनकम टैक्स एक्ट हमारा इसको क्राइम मानता है, लेकिन ये तो हमारे वहां लिखा हुआ ही नहीं है कहीं पर। हमारे जो एक्ट में चीजें नहीं लिखी हुई हैं उन चीजों को ये यूज करते हैं। अब जो चीज नहीं लिखी हुई उस पर आप कैसे डिसीजन ले सकते हो, नहीं ले सकते, फिर आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट तो ये बोलेगा भाई आपके टैक्स इनकम टैक्स एक्ट में लिखा ही नहीं है। जब नहीं लिखा तो आप कैसे उस पर आप टैक्स ले सकते हो, जिन चीजों पे लिखा है उन्हीं पे आप टैक्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये दो टर्म्स आपको क्लियर, बेंडिंग द रूल्स एंड ब्रेकिंग द रूल्स। टैक्स हेवंस, ठीक है, टैक्स हेवंस मतलब एक ऐसा स्वर्ग, ऐसी जगह जहां पे आपको टैक्स पे नहीं करना है या फिर बहुत कम टैक्स पे करना है। टैक्स हेवंस क्या करते हैं, आपका टैक्स बचाते हैं। टैक्स हेवंस ऐसी जगह जहां पे अगर मैंने अपना पैसा छुपा रखा है, ठीक है, या फिर मैंने टैक्स हेवंस में कोई कंपनी खोल रखी है, ठीक है, तो वहां पे वो आपको कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। जैसे मैंने मान लो बहुत ब्लैक मनी जनरेट करी,
और वो ब्लैक मनी जाके मैंने स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। अब इतनी बार बोलते हैं स्विट्जरलैंड को हम किए इन्फॉर्मेशन, तो वो देता है? नहीं देता, क्योंकि उसका सीक्रेसी लॉ ऐसा है, वो नहीं दे सकता इन्फॉर्मेशन। या फिर आपने मॉरिशस में कोई कंपनी खोली, या फिर केमन आइलैंड में आपने कोई कंपनी खोली, तो टैक्स हेवंस ऐसी जगह हैं जो सीक्रेसी ऑफर करते हैं। तो वो क्या है, एक बहुत मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ के थ्रू सारे गलत काम होते हैं। आगे देखेंगे किस तरीके से होते हैं, लेकिन टैक्स हेवंस पिक्चर में जरूर आएंगे। जब भी कोई पैसा आपका ब्लैक मनी जनरेट होके बाहर जाएगी, बाहर से घूम के वापस से व्हाइट होके आएगी, तो बीच में टैक्स हेवंस आपके पिक्चर में आएंगे। क्योंकि टैक्स हेवन से आप कुछ भी पूछोगे, दे विल नॉट रिप्लाई। तो जब वो रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा किसका पैसा है, और जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। तो टैक्स हेवंस की ये खास बात है, दे ऑफर सीक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे टैक्स हेवंस हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मीटिंग हुई थी, ठीक है, उस मीटिंग में यही बात हुई थी कि भाई टैक्स हेवंस पे क्या करो, थोड़ा सा जो आपका है उसको थोड़ा सा सख्ती से उनके साथ पेश आओ। उनको भी टैक्स लॉज को क्या करो, उनको कंप्लायंस करना चाहिए उनके। लेकिन टैक्स हेवंस वाले सुनते नहीं, उनकी अपनी सॉवरेनिटी है, वो माने ना माने उनकी मर्जी। तो यहाँ पे बहुत सारे टैक्स हेवंस है, कुछ बड़े फेमस है। तो जब भी आपको क्या होता है, कई लोग तो बहुत सारा पैसा कमाते हैं ब्लैक मनी और जाके टैक्स हेवंस पे जाके बच जाते हैं। आपको वहां से कोई लाभ ही नहीं सकता, वहां आराम से ऐश करो। वो अलग बात है कि आपकी कंट्री की ट्रीटी हो, बहुत अच्छे रिलेशन हो, आपने कभी पास्ट में जाके उसकी हेल्प करी हो, तो वो आपको एक्स्ट्राडाइट कर दे उस बंदे को, अदरवाइज नहीं करते। तो टैक्स हेवंस क्या होते हैं, दीज आर दी प्लेसेस दैट ऑफर एन एस्केप फ्रॉम टैक्स। दे ऑफर सीक्रेसी, नहीं बताएंगे, रिफ्यूजल टू कोऑपरेट विद अदर कंट्रीज, बोलते हैं हमारी सॉवरेनिटी है, उसने हम पे विश्वास किया, हम नहीं बताएंगे। दे हैव जीरो और वेरी लो टैक्स रेट। अब अगर उनका जीरो और वेरी लो टैक्स रेट है तो वो कैसे कमाते हैं, वो कमाते हैं रजिस्ट्रेशन से। जैसे वहां पे जो भी कंपनीज खुलेंगी, शेल कंपनीज, उनसे रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं हर साल उससे। या फिर जो आपने पैसा छुपा के रखा हुआ है जितना, उस पर वो आपसे कुछ परसेंटेज लेते हैं हर साल, जैसे स्विस बैंक वाला लेता है। बाकी वहां पे टैक्स बड़ा कम होता है, लेकिन जो पैसा आपने छुपाया उस पर लेगा। और जो आपने रजिस्ट्रेशन, अगर आपने कंपनी खोली है वहां पे शेल कंपनी नाम की कंपनी होती है जो टैक्स हेवंस में खोली जाती है, पेपर कंपनी, उनके थ्रू आप सारा रूटिंग करते हो। आगे एग्जांपल समझेंगे हम बहुत सारे पेपर कंपनी के थ्रू। एक मूवी है, वो मूवी देखना, मूवी का नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। शॉशैंक रिडेम्पशन, इससे आपको समझ आ जाएगा कैसे मनी, ये आपका ये सारी चीजें होती है, शेल कंपनीज किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है, वेरी नाइस मूवी, ये देखना शॉशैंक रिडेम्पशन। ठीक है, इसको एक बार आप देखना, मेरे रिकमेंडेशन पे देख लेना एक बार, बहुत अच्छी मूवी है, वन ऑफ द बेस्ट मूवी। ठीक है, जरूर देखना इसको। एक मूवी और आई थी, अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा समझना हो, बाजार। और एक आपका स्कैम 92 तो आया ही है सीरीज। ये कुछ अच्छी सीरीज है जो आपको मतलब इकोनॉमी समझने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इनको आप देख सकते हो। ठीक है, शॉशैंक रिडेम्पशन जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है, वैसे बहुत अच्छी, IMDb की रेटिंग भी इसकी बहुत हाई है। ठीक है, आपको मजा आएगा देख के। शॉशैंक रिडेम्पशन तो मेरे पास तो मेरे नेटफ्लिक्स पे तो मेरे शायद नेटफ्लिक्स पे है शॉशैंक रिडेम्पशन, मैंने तो अपने इसमें मेरे सिस्टम में, मेरे पास तो मेरे इसमें हार्ड ड्राइव में नेटफ्लिक्स में मिल जाएगी शायद। ठीक है, देख लेना एक बार, आप दोबारा वापस देखना, अगर देखी हुई है दोबारा वापस देखना और कनेक्ट करने की कोशिश करना कि उसने किस तरह से एक कंपनी क्रिएट की थी और सारा पैसा उसी में ट्रांसफर करता जाता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन। ठीक है, जरूर देखना इसको आप। तो जैसे उसने वहां पे शेल कंपनी क्रिएट की थी ना, ऐसी शेल कंपनी क्रिएट होती है। ठीक है, तो आप शेल कंपनी क्रिएट कर देते हो कहाँ पे, टैक्स हेवंस में। नाम की कंपनी होती है, वो पेपर कंपनी होती है बस, और इन्हीं के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग इन्हीं के थ्रू होता है, टैक्स अवॉइडेंस इन्हीं के थ्रू होता है। शेल कंपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे पूरा चार्ट बना के। अभी के लिए आप इतना समझो कि भाई शेल कंपनीज बना दी जाती हैं टैक्स हेवंस में, और उनके थ्रू आपका मनी को रूटिंग की जाती है, और पता नहीं चलता फिर बाद में किसका पैसा था कहां से। इतनी सारी आप लेयर्स बना देते हो उसको, फिर आप उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन पे जीरो और वेरी लो टैक्स रेट होती है। दे आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स अवॉइडेंस एंड मनी लॉन्ड्रिंग, लिखा है। दे आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स अवॉइडेंस एंड मनी लॉन्ड्रिंग। अभी हम जब आगे एग्जांपल देखेंगे, हर जगह शेल कंपनी पिक्चर में आएगी, टैक्स हेवंस पिक्चर में आएगी। टैक्स हेवंस में शेल कंपनीज बनाई जाती है। आप उनसे पूछोगे ये कंपनी किसके नाम है, वो कोई डिटेल नहीं देंगे आपको। और अगर आप वहां जाके देखोगे तो कोई कंपनी नहीं मिलेगी आपको, एक रूम मिलेगा, बस वो रूम ही उसका पूरी कंपनी का वो ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहां पे एक पीओ बॉक्स आपको मिल जाएगा, वहीं से सारा उसका जो भी लेटरबाजी होती है वो होती है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, नाम की कंपनी, बस पेपर कंपनी। कई बार तो ये भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं, बस पेपर में है कंपनी, और उस कंपनी के नाम पे करोड़ों करोड़ों की डील की जाती है। आगे दिखाएंगे आपको किस तरीके से ये वो चलता है ये गेम। ठीक है, तो टैक्स हेवंस, कुछ टैक्स हेवंस के एग्जांपल्स, फेमस टैक्स हेवन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ठीक है, बीवीआई बोलते हैं इसको शॉर्ट में, बीवीआई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमैन आइलैंड, मॉरिशस, ये कुछ आपके टैक्स हेवंस के एग्जांपल। ठीक है, आप देखना हमारे यहाँ पे एफडीआई जो आता है ना, वो सबसे ज्यादा सिंगापुर और मॉरिशस से रूट होके आता है। हमारे यहाँ से ही पैसा जाता था, वो घूम के सिंगापुर और मॉरिशस के थ्रू हमारी कंट्री में वापस आता था। यहाँ से जाता था ब्लैक मनी, और वापस आके हो जाता था व्हाइट मनी। क्यों? क्योंकि सिंगापुर और मॉरिशस के साथ हमारा डीटी डबल ए था, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एक्ट, उसकी वजह से ही लोग फायदा उठाते थे। आगे देखेंगे क्या क्या होता था, ये कैसे होता था। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ टैक्स हेवंस का याद रखो क्या होता है। ठीक है, सब डिटेल में आगे आएगा। नेक्स्ट इज मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को अगर मैं बोलूं तो वॉशिंग ऑफ द डर्टी मनी। डर्टी मनी कौन सी है? ब्लैक मनी। इट इज द मेथड ऑफ, मैंने कहा ना, ब्लैक जो मनी आपने गलत तरीके से कराई, इनलेजिटिमेट मीन्स यानी ब्लैक मनी, किसी भी गलत तरीके से कमाई, करप्शन के थ्रू, स्मगलिंग के थ्रू, ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू, वो आपने कमा के और उसको वाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करना, कि इस तरह से लगे कि आपने लेजिटिमेट मीन से कमाई है। यानी कि आपने कमाई तो कैसे? इलेजिटिमेट मीन से, गलत तरीकों से, लेकिन उसको इस तरह का शेप देना कि वो लगे ऐसे कि आपने वो सही तरीकों से कमाई है, लेजिटिमेट मीन से कमाई है। यानी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना, दैट इज योर मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो इट इज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द मनी which has been earned through illegitimate means such as drug trafficking, smuggling, etc., into such a shape that it appears the money has been earned through legitimate means. It is the conversion of black money into white money. ब्लैक मनी सारी आपकी व्हाइट होके, जब हमने डिमोनेटाइजेशन किया उस समय क्यों नहीं मिली ब्लैक मनी, सारी व्हाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ से ब्लैक गई और वहां से बाहर से व्हाइट होके आ गई। ठीक है, तो ये अगर आप इतने लंबे टाइम के बाद डिमोनेटाइजेशन कर रहे हो तो फिर वो, और डिमोनेटाइजेशन का कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव आपका? ब्लैक मनी रिकवर करना था। आपको सबको पता है क्या मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, नहीं पता तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। मैंने आपको पहले ही बोला है कि पावर, ठीक है, वोट बैंक पॉलिटिक्स, या फिर पॉलिटिक्स में कुछ भी चलता है। यूपी में इलेक्शंस थे उस समय। ठीक है, अब मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन सी स्टेप्स होती है? तीनों स्टेप्स आपको, इन्हीं स्टेप्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ठीक है, आगे तो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, अब आपको ये तीनों स्टेप्स याद रखनी है। ये भी एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहली प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या करते हो आप? जो आपका डर्टी मनी है,
उसको आप लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम में डालते हो। ठीक है, डर्टी मनी को सिस्टम में डाल दिया। जैसे आपने कोई भी पैसा कमाया उसको सबसे पहले सिस्टम में डालना पड़ेगा। अब उसको आप क्या करोगे, डर्टी मनी है ये आपने सिस्टम में डाली, अब उस पर आप लेयर चढ़ा दो बहुत सारी, मतलब बहुत सारी शेल कंपनीज के थ्रू आप ट्रांजेक्शन वगैरह करो। अब आप कभी नहीं पता कर सकते कि ये जो डर्टी मनी नीचे छुपी हुई है इसका कभी पता नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर इतनी सारी लेयर्स आती है। और फिर थर्ड स्टेप में क्या करो, ये डर्टी मनी जब आपकी व्हाइट होके आ गई, इस तरह से गई आपकी, ये सिस्टम में डाली आपने, फिर सिस्टम में डालने के बाद ये पूरी घूम के आई शेल कंपनीज के थ्रू, यहाँ पे लेयरिंग आपकी हुई, बहुत सारी शेल कंपनीज, और आपने इधर उधर ट्रांजेक्शन बहुत सारे किए। ठीक है, जैसे मान लो क्लास है आपकी अभी, मान लो ऑफलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास में मैं किसी सामने वाले स्टूडेंट को, ठीक है, सामने वाले स्टूडेंट को एक मान लो 2000 रुपीज का एक नोट, उसके बाद वो उस नोट को अपने पीछे ट्रांसफर करता रहे इधर उधर। ठीक है, अब हमें पता चलेगा क्या कि लास्ट में किसके पास है? नहीं पता चलेगा, मुझे नहीं पता चलेगा किसके पास है, क्योंकि इतनी सारी लेयर्स बना दी आपने, एक को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, और मैं किस किस से पूछूंगा? सब थोड़ी ना मुझे जवाब देंगे, क्योंकि ये शेल कंपनीज कहाँ बनी होती है? टैक्स हेवंस में, वो आपको जवाब देते नहीं है। तो आपने सबसे पहले सिस्टम में डाला पैसा, ब्लैक मनी, वो आपका ब्लैक मनी आपने हवाला वगैरह के थ्रू बाहर भेजा, बाहर जाके फिर वो लेयरिंग होके शेल कंपनीज के थ्रू वापस आके वो आपके सिस्टम में आ गया, फिर आप उसको यूज कर सकते हो, या आप बाहर टैक्स हेवंस में जाके उसको यूज कर सकते हो। तो क्या होता है इसमें, पहले सबसे पहले ब्लैक मनी डाली जाती है सिस्टम में, फिर लेयरिंग के थ्रू उसको क्या किया जाता है, कॉन्सील किया जाता है, छुपा दिया जाता है कि किसके नाम थी, क्यों थी, वो सब छुपा दिया जाता है, फिर वो वापस से आपके सिस्टम में आ जाती है। ठीक है, फिर उसको आप यूज कर सकते हो, दैट इज प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले जो आप सिस्टम में पैसा डालते हो उसे कहते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट पुट्स द डर्टी मनी इनटू द लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम। लेयरिंग क्या करेगी? लेयरिंग conceals the source of money through a series of transactions and bookkeeping tricks। bookkeeping tricks मतलब मैंने अभी आपको बताया ना, टैक्स अवॉइडेंस जो है, लूप होल्स का यूज करते हैं। एंड इन द फाइनल स्टेप, integration, the now laundered money is withdrawn from the legitimate account to be used for whatever purposes the criminal have in mind for it। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का टेरर फाइनेंसिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसलिए बोलते हैं हम कि क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी का यूज किया जा सकता है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, क्योंकि ये आपका क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करने की बहुत जरूरत है। तो चाइना ने क्या किया, अभी सब बैन कर दिया ना, क्योंकि चाइना को पता है कि इसका यूज हो सकता है आगे जाके हमारे खिलाफ ही। हांगकांग में प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं, फिर शिनजियांग प्रोविंस है वहां पे भी हमेशा इनस्टेबिलिटी रहती है। तो चाइना को पता था कि भाई शिनजियांग प्रोविंस में हमने बहुत ज्यादा गलत किया है उइगर मुस्लिम्स के साथ, और वहां पे आपका हांगकांग में भी हमने उनके साथ बहुत गलत किया हुआ है, तो कल के डेट में ये हमारे खिलाफ ही ये पैसा यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इनको बैन करना जरूरी है। अपनी एक करेंसी खुद ने लगा दी, खुद ने चला दी, उसकी स्टेट ओन्ड करेंसी, बोला क्रिप्टो करेंसी अगर चलेगी तो हमारी चलेगी। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है, जब मैंने डिजिटल करेंसी आपको पढ़ाई। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में ये 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये तीनों स्टेप्स आपको याद रखनी है पेपर के लिए, और ऑर्डर में याद रखनी है, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। कई बार वो पेपर में पूछता है कि ये ऑर्डर क्या है इनका स्टेप्स का। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन देगा, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, प्लेसमेंट, इस तरह से। ठीक है, दैट इज योर मनी लॉन्ड्रिंग। नेक्स्ट इज राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग अभी मैंने आपको समझाया। राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है, ये इंडिया है, इंडिया से पैसा आपका गया बाहर, ठीक है, और फिर वो आपका बाहर जाने के बाद ब्लैक मनी था, यहाँ से बाहर गया मॉरिशस, सिंगापुर, सिप्रस, इन 3 के साथ हमारा DTAA था, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। वो ये पैसा घूम के गया, फिर इन कंट्रीज के थ्रू वापस आके इंडिया में इन्वेस्ट हो गया। मतलब ब्लैक था, ब्लैक गया और वो यहाँ पे आके व्हाइट बन के इंडिया में इन्वेस्ट हो गया। मतलब हमारा पैसा
या टैक्स का पैसा या जो करप्शन से लोगों ने कमाया था, उसी पैसे को वाइट करके वापस से यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया गया। इसको कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। क्यों? क्योंकि एक राउंड ट्रिप लगा के आ रहा है। राउंड ट्रिपिंग, पूरा घूम के आ रहा है। और ये सब होता है शेल कंपनीज के थ्रू। शेल कंपनीज बनती है उनके थ्रू होता है। यहाँ पे बीच में और भी बहुत सारी चीजें पिक्चर में आएंगी, कैसे होगा वो आगे एग्जांपल में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि जो आपका एक ही कंट्री से पैसा, हमारी कंट्री का ही पैसा हमारी कंट्री में वापस से इन्वेस्ट हो रहा है और उसके मालिक कोई और बन गए, या फिर किसी एक बंदे के पास, दो बंदे के पास सारा पैसा। अगर यही ब्लैक मनी मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ, इसको वाइट हो जाती है, यहीं पे इस पे टैक्स मिल जाता है, या फिर ये पैसा बाहर नहीं जा पाता, तो हमारी कंट्री को कितना फायदा होता है। वही पैसा वापस से हमारे यहाँ पे एफडीआई के फॉर्म में आता है। हमारा ही पैसा हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, सोचो। और वो अगर हमारा पैसा हमारे पास रहता, अब वो एफडीआई के फॉर्म में आएगा, तो वो तो किसी और के थ्रू आएगा, तो उस पर हमें क्या करना है, वो तो बाद में निकाल भी ले जाएगा, अपना प्रॉफिट भी लेगा, यहाँ पे मैनेजमेंट राइट्स भी लेगा। मतलब मेरा ही पैसा और कोई और उसको यूज कर रहा है, किसी और के काम आ रहा है, मेरी कंट्री का पैसा। क्यों? क्योंकि हमारे रूल्स ऐसे हैं, पॉलिटिशियंस ऐसे हैं। खुद पॉलिटिशियंस का सबसे ज्यादा पैसा है। पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, इनके बीच में क्या है, पूरा नेक्सस है। आपको क्या लगता है कि ब्लैक मनी जनरेट होने से नहीं रोका जा सकता है? रोका जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लैक मनी किसके पास है? पॉलिटिशियंस के पास है। क्यों रोकेंगे अभी? है? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कौन मारता है? तो उनके लिए तो ये करप्शन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। उनको तो सब पता है। मान लो मैं हूं, मैं अगर पैसा कमा भी लूं, 100 करोड़ मान लो मैंने कैसे कमा भी लिया, अब मुझे तो पता भी नहीं है नेटवर्क का, हवाला एजेंट्स में कहाँ ढूंढने फिरूंगा। उनको तो पूरा नेटवर्क पता है। उनका तो शुरू से चल रहा है कि कौन से हवाला एजेंट के थ्रू भेजना है और किस तरह का यूज करना है, आपको कैसे राउंड ट्रिपिंग होगी, कौन सी इन्वेस्टमेंट फर्म से कांटेक्ट करना है। पनामा पेपर लीक्स आपने सुना होगा, जहाँ अमिताभ बच्चन वगैरह का नाम भी आया था, नवाज शरीफ वगैरह का नाम आया था। अब मुझे थोड़ी ना पता है पनामा में एक मोजेक फॉन्सेका करके एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, उससे कांटेक्ट कर लो और वो आपका सारा पैसा वाइट कर देगा। ब्लैक को व्हाइट में हम नहीं करते, हम सिर्फ कांटेक्ट करते हैं। ये जो जितने भी लोग करते हैं, उनके करने वाले लोग अलग होते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं। सिर्फ उसको फोन करके बोलना होता है मेरे पास इतना पैसा है, इसको वाइट करना है, वो बताएगी आपको कैसे करना है, वो बताएगी आप। इवन अभी तक हम लोगों को, हमारी गवर्नमेंट को ये नहीं पता है, सारे तरीके नहीं पता है कि ब्लैक को व्हाइट में कैसे करते हैं। क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी से इतने तरीके निकाल रखे हैं, उनके पास इतने तरीके हैं, अगर एक आप पकड़ लोगे तो दूसरा तरीका निकाल देंगे। तो उनको हम, उसमें हमें नहीं पता इतनी सारी चीजें, लेकिन जो करते हैं उनको पता है सर। हवाला भी आगे आएंगे, हवाला पे, ठीक है, अभी हवाला आगे आएंगे। ठीक है, हवाला क्या होता है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो राउंड ट्रिपिंग में क्या हो रहा है आपका, देखो राउंड ट्रिपिंग क्या है। मनी फ्रॉम वन कंट्री इज गोइंग आउट थ्रू अनऑफिशियल चैनल सच एज हवाला and then invested back into the same country from outside to get the tax benefits under double taxation avoidance act। ठीक है, सेम कंट्री में ही सही जा रहा है, उसी में वापस से इन्वेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, दैट इज योर राउंड ट्रिपिंग। नाउ लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग क्या होता है वो भी देख लो। लेयरिंग अभी मैंने आपको समझाया, बहुत सारी लेयर्स बना देना। use of several shell companies in different tax havens and thereby hiding the money trail। आप उसको नहीं कर सकते ट्रेस कि कहाँ का पैसा था, कहाँ गया, क्योंकि आपने इतनी सारी लेयर्स बना दी। जैसे कोई भी, अगर मैं 1 रुपए का सिक्का छुपाऊं और उसके बाद मिट्टी की लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर दूसरी लेयर बनाऊं। जैसे आपका घर बनता है, घर का जो फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है, उसके नीचे आपने 1 रुपए का सिक्का छुपाया, उसके ऊपर आपने इतनी सारी, अब आपको पता चलेगा कहाँ गया 1 रुपए का। अगर आपको उसको निकालना है, सारी लेयर्स को आपको तोड़ना पड़ेगा, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। कोई आपका टैक्स हेवन वाला आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। इसमें सब क्या है, मिलके खेलता है, सबका फायदा है, इसलिए सब मिलके खेलते हैं। फिर है आपका ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग क्या है, जैसे मान लो कोई यूएस का बंदा है, उसने इंडिया में कोई कंपनी खोल रखी है, ठीक है,
और वो कंपनी उसने खोल रखी है, उसको टैक्स देना है इंडिया को, लेकिन वो इंडिया को टैक्स नहीं देता क्योंकि वो यूएस वाला किसके थ्रू आया है इंडिया में कंपनी खोलने। मान लो वो उसने डायरेक्ट नहीं खोली, वो आया मॉरिशस के थ्रू। अब ये इंडिया के टैक्स बेनिफिट का फायदा ले रहा है। देना चाहिए था इसको इंडिया में टैक्स, लेकिन ये इंडिया में टैक्स नहीं दे रहा। क्यों टैक्स नहीं दे रहा? क्योंकि इंडिया और मॉरिशस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के हिसाब से ये बोलेगा मैंने मॉरिशस में टैक्स पे कर दिया तो मैं इंडिया को नहीं दूंगा। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यही बोलता है कि अगर आपने इन दोनों कंट्री में से एक को टैक्स पे कर दिया तो दूसरे को नहीं देना। और कमाल की बात यह है कि मॉरिशस में टैक्सेस लगते नहीं, बहुत कम टैक्सेस लगते हैं। जैसे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता मान लो आप, तो फिर ये जो टैक्स इंडिया को भी देना था वो टैक्स भी बचा लिया, मॉरिशस को देना था वो भी बचा लिया, और सारा पैसा ट्रीटी शॉपिंग, दिस इज ट्रीटी शॉपिंग। मतलब एक पर्सन हु इज ए रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री earns income from another country is getting benefited by using a tax treaty between the source country and a third country। यहां से था ये, यहाँ पे इसने सोर्स कंट्री में अपनी कंपनी खोली हुई है, लेकिन ये मजा ले रहा है टैक्स बेनिफिट का, क्योंकि मॉरिशस और इंडिया में क्या है आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस है। तो एक कंट्री का बंदा कोई दो कंट्री के टैक्सेशन एग्रीमेंट की वजह से फायदा ले रहा है, दैट इज ट्रीटी शॉपिंग। ओके, नेक्स्ट इज योर ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग भी समझो आप। ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई ए कंपनी है और इसी की दो सब्सिडियरी है बी और सी। ठीक है, ये ए कंपनी है कोई, ये मालिक है, इसकी दो सब्सिडियरी कंपनी है बी और सी। और सी मान लो आपकी कहीं पे मैंने कहीं खोले के टैक्स हेवन में, कोई ये शैल कंपनी हो सकती है। ठीक है, आगे डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए इतना समझो। ये अपनी एक इस बी को सी को बेचना चाहता है, ये बी को सी को बेचना चाहता है, और मान लो बी की कीमत है आपकी 1000 करोड़। अब ये अगर सी को बेचेगा तो मान लो 10% कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। तो ये कंपनी तो इंडिया में, तो अगर इंडिया की कंपनी बिक रही है तो इंडिया को कैपिटल गेन्स टैक्स मिलना चाहिए। 1000 करोड़ का कैपिटल गेन्स टैक्स हो गया 100 करोड़ 10%। ठीक है, और सी क्या करेगा, 900 करोड़ तो इसको दे देगा, और बाकी का क्या करेगा, ये बाकी 100 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट को दे देगा टैक्स। ठीक है, लेकिन अब इसको तो यहाँ ये दोनों कंपनी इसकी है, ये चालाकी क्यों कर रहा है? अगर किसी और को बेचता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये क्या करेगा, ये अपनी इस कंपनी की प्राइस को कम कर देगा जानबूझ के, शेयर्स को डी वैल्यू कर देगा। वो कर सकता है, जैसे कल को रिलायंस वाला बोले कि मैं तो अपने शेयर 10 रुपए में बेच रहा हूँ, उसकी मर्जी। ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को कम करेगा। कितना कर देगा, 100 करोड़ से इसने कर 1000 करोड़ से कर दिया इसने, मान लो 100 करोड़। अब इसने ये 100 करोड़ की कंपनी इसको बेची 100 करोड़ में, यानी खुद ने खुद की कंपनी खुद ही को बेची। अब यहाँ पे टैक्स कितना बचेगा, बनेगा सिर्फ 10 करोड़। और टैक्स सिर्फ 10 करोड़ बना, वो 10 करोड़ ये इंडिया को दे देगा गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे इसके पास टैक्स हेवन में अपनी कंपनी के शेयर्स आ गए। अब ये वापस से इन टैक्स शेयर्स को वापस से क्या करेगा, इनको वापस से ये प्राइस इनकी बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी मार्केट में तो वैल्यू उतनी है। ये तो इसने सिर्फ किस लिए किया, अपनी जो अकाउंट बुक है उसको क्या किया है इसने, उसको मैनिपुलेट किया। मैं 10 रुपए का शेयर कर सकता हूँ अपना, आगे जाके वापस उसके मार्केट में डिमांड है उस हिसाब से 100 का 200 का कर सकता हूँ। तो क्या करेगा, पहले तो उसको अंडर वैल्यू करेगा, फिर अपनी कंपनी को खुद को ही बेचेगा सस्ते में, और फिर वहां जाके ओवर वैल्यू करके अब ये किसी को भी बेचे ये कंपनी, अब इसको टैक्स देना ही नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि टैक्स हेवन में कोई टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे जहां उसको 100 करोड़ का टैक्स देना था गवर्नमेंट को, वहां पे उसने कितने का दिया, सिर्फ 10 करोड़ का टैक्स दिया। दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग।
ये ट्रांसफर प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा यूज होता है टैक्स अवॉइडेंस के लिए। दिस इज टैक्स अवॉइडेंस, दिस इज नॉट टैक्स इवेजन, दिस इज टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, क्लियर है आपको ट्रांसफर प्राइसिंग? ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ लेते हैं। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन डिफरेंट कंपनीज ऑफ एमएनसी। मैंने भी आपको बताया ए था, उसके दो पार्ट थे बी और सी, इज नोन एज ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग, देयर आर चांसेस दैट these transactions may not be based on actual cost but intended to avoid taxes। एक्चुअल कॉस्ट कितना था 1000 करोड़, लेकिन उसको डीवैल्यू करके कितना कर दिया 100 करोड़, फिर बेचा। यहाँ पे टैक्स मिलना चाहिए था 100 करोड़, टैक्स दे रहा सिर्फ 10 करोड़। यहाँ पे आके खरीद ली उसने 100 करोड़ की, वापस से उसकी वैल्यू बढ़ाई 1000 करोड़ और आगे किसी को बेच देगा, कोई टैक्स नहीं देगा। 90 करोड़ बचा लिया उसने जो गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। दिस इज ट्रांसफर प्राइस। ओके, ये होगा एक ही कंपनी के दोनों ब्रांचेस के बीच में। ऐसा नहीं हो सकता कि तीसरे को बेच रहा हो, तब तो उसको नुकसान है ना, तो सस्ते में क्यों बेचेगा। ठीक है, हवाला, हवाला समझो, हवाला क्या होता है? इट इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी थ्रू ह्यूज नेटवर्क ऑफ हवाला एजेंट्स। कैसे होता है हवाला, कैसे काम करता है? जैसे मान लो वैल्यू डाउन वो खुद करता है शेयर्स की। ठीक है, वैल्यू डाउन करने के लिए आपको पहले कंपनी खरीदनी पड़ेगी बड़ी सी, फिर आप समझदार हो जाओगे, सब आप कर लो। ठीक है, ये जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप कैसे बताऊं आपको। ठीक है, वो शेयर्स की वैल्यू अपने आप डाउन करता है। मैं अपनी कंपनी को कितने में बेचूं मेरी मर्जी। हवाला समझो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं हूं, और यहाँ पे मेरा कोई फ्रेंड है मान लो यूएस में, मान लो कोई फ्रेंड है मेरा यूएस में, रंजीत। अब मैं इसको मान लो, रंजीत ने मुझसे बोला कि सर मुझे 10 लाख की जरूरत है, पार्टी वार्टी करनी है, मतलब कुछ भी काम होगा उसका। ठीक है, मान लो उसकी जॉब वॉब लगी नहीं, कुछ पार्टी करनी है मुझे, या फिर कोई जरूरत हुई उसको 10 लाख देता हूँ, किसी भी तरह की नीड हो सकती है। अब मैं अगर ये 10 लाख, ठीक है, वायर ट्रांसफर या गवर्नमेंट के थ्रू जो चैनल है उनके थ्रू भेजूंगा तो उस पर बहुत ज्यादा क्या लगता है आपका टैक्स, चार्जेस बहुत ज्यादा है। दूसरी बात क्या है, अगर मैं भेजूंगा तो मेरे से पूछेंगे 10 लाख कहाँ से आए। ठीक है, मान लो मैंने भी गलत तरीके से कमाया, ठीक है, मुझसे पूछा जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक हवाला, ये तो आपका नॉर्मल ट्रांसफर करूंगा तो दिक्कत है, मुझसे भी पूछा जाएगा कि आपके पास पैसे कहाँ से आए। 10 लाख तो मैं छोटा बता रहा हूँ, 1 करोड़ 2 करोड़ इतना ट्रांजेक्शन मिनिमम होता है। नॉर्मल ट्रांसफर में बहुत ज्यादा रिस्क है। एक तो मेरे को इस पे देना पड़ेगा काफी सारे चार्जेस, वो काफी हाई चार्जेस होते हैं, 7% 6%। दूसरा क्या है, मेरे से भी पूछा जा सकता है, और यहाँ पे जब रंजीत को पैसे मिलेंगे उससे पूछा जा सकता है, क्योंकि वो भी आपका नॉर्मल ट्रांसफर से तो चैनल जो है ऑफिशियल चैनल के थ्रू जाओगे कि भाई तेरे पास पैसे कहाँ से है, दोनों के लिए दिक्कत है। तो मैं क्या करूँ, मैं अनऑफिशियल चैनल से भेजूँ उसको। इस अनऑफिशियल चैनल को बोलते हैं हवाला। इस हवाला में मैं क्या करूंगा, मैं इंडिया में हूं, मैं इंडिया में किसी हवाला एजेंट के पास जाऊंगा। ए, उस हवाला एजेंट के पास गया, मैंने कहा मुझे ये 10 लाख रुपए यहाँ बेचना है। ठीक है, ये हवाला एजेंट बोलेगा ठीक है, आप मुझे 10 लाख दे दो, मैं इसको 10 लाख दे दूँ। ये इसमें अपना कमीशन लेगा 1%, कमीशन इनका काफी कम होता है। ये क्या करेगा, ये फोन करेगा हवाला एजेंट बी को यूएस में, बोलेगा कि भाई, मैं इसको एड्रेस दूंगा सारा रंजीत का, बोलेगा इस बंदे को 10 लाख देने।
लेकिन अब ये पैसे लेके जाएगा, ये पहचानेगा कैसे कि ये रंजीत है या इसी को देने? तो क्या होगा, इनके बीच में एक कोड होगा। ठीक है, जैसे मान लो इस हवाला एजेंट ने मुझे कोड दिया कि तू 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 तारा, आ गया दोस्त तुम्हारा। मान लो ये कोड दिया, तू 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 तारा, आ गया दोस्त तुम्हारा। मैंने ये कोड रंजीत को फोन करके बताया कि भाई आएगा हवाला एजेंट, कोड पूछेगा तो बता देना, तू 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 तारा, आ गया दोस्त तुम्हारा। अब ये क्या करेगा, ये 10 लाख रुपए लेके जाएगा, रंजीत से पूछेगा कोड, रंजीत बोलेगा तू 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 तारा, आ गया दोस्त तुम्हारा, 10 लाख उसको दे दी। लेकिन क्या इस एजेंट ने 10 लाख इसको दिए? क्या यहाँ पे नहीं, ये एजेंट, ये 10 लाख ट्रांसफर नहीं हो रहे फिजिकली, ये एजेंट अपनी जेब से 10 लाख देगा रंजीत, अपनी जेब से 10 लाख देगा। इसने तो 10 लाख रख ली है इस एजेंट ने, ये एजेंट अपनी जेब से 10 लाख देगा। तो यहाँ पे फिजिकल ट्रांसफर नहीं हुआ पैसों का, तो कोई पकड़ने की दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये अगर इसको 10 लाख दे रहा है तो इसको क्या फायदा है? इसको तो नुकसान ही है। क्यों फायदा है? अगली बार जब इसको भी ऐसे इंडिया में काम पड़ेगा कुछ, तो ये इस हवाला एजेंट को बोलेगा क्योंकि इनका अपने आपस में विश्वास पे चलता है, पूरा ट्रस्ट पे चलता है नेटवर्क। अब इसको पता है कि मैं इससे 10 लाख मांगता हूँ, तो अगली बार इसको इंडिया में काम पड़ेगा, किसी के यहाँ पहुंचाने होंगे पैसे, तो ये इसको बोलेगा कि यार यहाँ इतने पैसे पहुंचा दे। तो इनका आपस में इस तरह से हिसाब चलता है। कभी भी हवाला में फिजिकल ट्रांसफर नहीं होगा पैसों का, एक हवाला से दूसरे हवाला के बीच, तो पकड़े नहीं जाओगे आप सीधा उसको फोन करना है, एक कोड देना है, वो कोड आपने जिसको, जो बंदा जिसको पैसे चाहिए उसको देना है, तो ये मेरे को कोड देगा, मैं रंजीत को कोड दूंगा, ये वाला कोड इसको देगा, ये वाला कोड आके पूछेगा, अपना पैसा आ गया। तो तू तारा से काम चलेगा। अगली बार इसको इंडिया में काम पड़ेगा, ऐसे इनका पूरा नेटवर्क होता है, पूरा नेटवर्क होता है पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरा ट्रस्ट पे चलता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बोलूं मेरे 10 लाख डूब जाएंगे, नहीं, पूरा ट्रस्ट पे चलता है। हवाला नेटवर्क पूरा ट्रस्ट पे चलता है। और आपको पता है कि जो बेईमान होते हैं वो बेईमानी में सबसे ज्यादा ईमानदारी करते हैं। दिस इज योर हवाला। ठीक है, सेकंड कंपनी आपकी सेम कंट्री में नहीं थी, सेकंड कंपनी आपकी टैक्स हेवन में थी। ठीक है, तभी तो फायदा होगा, सेकंड कंपनी वाज इन टैक्स हेवन। ठीक है, तो ये है आपका हवाला। अब हवाला क्लियर हो गया होगा, तु तारा है। ठीक है, तो कोई भी कोड हो सकता है। ठीक है, ये है आपका हवाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। शेल कंपनी देख लेते हैं लास्ट, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। शेल कंपनीज क्या होती है? एन ऑर्गेनाइजेशन, शोशैक रिडेम्पशन देख लेना, समझ आ जाएगा। एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट सिग्निफिकेंट एसेट्स और विदाउट एक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस, पेपर कंपनीज होती हैं, बस पेपर पे होती हैं। बताऊंगा किस तरह से यूज होती हैं। दे आर पेपर कंपनी। ठीक है, पेपर कंपनीज नाम की कंपनीज होती हैं बस। ठीक है, कल देखेंगे बाकी इम्प्लीकेशंस क्या है ब्लैक मनी का। ठीक है, कल खत्म कर देंगे ब्लैक मनी, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क।